दोस्तों आज मैं आपके लिए धमाकेदार एक्शन मूवी लेकर आया हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। चीन के एक बड़े क्राइम परिवार का जवान वारिस पो एक खचाखच भरे नाइट क्लब में बैठकर माहौल का मजा ले रहा होता है, लेकिन क्लब के मालिक काले गैंगस्टर अब उससे परेशान हो चुका है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है। यहाँ तक कि वे उसका बिल भी खुद देने की बात करता है, लेकिन पो इसे मदद नहीं बल्कि अपनी बेइज्जती समझ लेता है। हालात बिगड़ने ही वाले होता है कि तभी उसके परिवार का सबसे भरोसेमंद आदमी काई अपने कुछ लोगों के साथ वहां पहुंच जाता है। उसके साथ औरा भी होती है। काई किसी तरह पो को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक गैंगस्टर ऐसी हरकत कर देता है जिससे पो सीधे मारपीट पर उतर आता है। कुछ ही सेकंड में पूरा क्लब लड़ाई के अखाड़े में बदल जाता है। काई जल्दी से माहौल संभालता है और पो को बाहर निकाल लेता है, लेकिन अब बात सिर्फ एक झगड़े की नहीं रह गई थी। दोनों गैंग के बीच हुई इस बेइज्जती को कोई भी भूलने के लिए तैयार नहीं था। काई अचानक अपने ब्रूस ली वाले मूव्स दिखाना शुरू कर देता है। वह पहले दो गैंगस्टरों की जमकर धुनाई करता है और फिर हमला करने आए दो और लोगों को भी पल भर में जमीन पर गिरा देता है, लेकिन तभी तीन ट्रेंड फाइटर उसके सामने आ जाता है। अब काई भी अपना तरीका बदल देता है। वह आसपास की हर चीज को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हुए एकदम जैकी चैन स्टाइल में तीनों को बुरी तरह हरा देता है। जैसे ही वे जमीन पर गिरते हैं, अचानक सभी तरफ से बंदूकें निकल आती हैं। कुछ ही पलों में पूरा माहौल आमने सामने की गोलीबारी में बदलने वाला होता है। तभी डीएमएक्स वहां पहुंचता है। वह अपनी मशीन गन उठाकर सबको शांत रहने का इशारा करता है। किसी तरह मामला वहीं शांत हो जाता है। बाहर निकलने के बाद काई पो को जमकर डांटता है। वह समझाता है कि उसकी एक छोटी सी हरकत पूरे शहर में गैंगवार शुरू कर सकती है, लेकिन पो को किसी की बात सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं होती। वह गुस्से में अपना आपा खो देता है, गाड़ी में बैठता है और तेज रफ्तार से वहां से निकल जाता है। तभी दूसरी तरफ से एक और गाड़ी क्लब के बाहर आकर रुकती है। उसमें कॉलिन बैठा होता है, जो काले गैंग के सरगना का बेटा है। अगली सुबह एक छोटा काला लड़का अपनी साइकिल से सड़क पर जा रहा होता है। तभी उसकी नजर ऊपर जाती है और वह देखता है पो बिजली के खंभे से लटका हुआ है। पो की मौत की खबर कुछ ही देर में काई तक पहुंच जाती है। काई भारी मन से यह खबर पो के पिता और परिवार के मुखिया चू को देता है। उधर शहर के दूसरे हिस्से में काले गैंग का सरगना आइजैक अपने खास आदमी मैक के साथ गोल्फ खेल रहा होता है। दोनों के बीच हमेशा की तरह मजाक चल रहा होता है, लेकिन इसी बातचीत के दौरान आइजैक मैक से एक बात कहता है कि जब वे अपराध की दुनिया छोड़कर अपना कारोबार शुरू करेंगे, तब भी वह हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन यह वादा ज्यादा देर तक सिर्फ बात नहीं रहने वाला था। उसी वक्त आइजैक को पो की मौत की खबर मिलती है। वह तुरंत समझ जाता है कि अगर इस मौत का बदला लिया गया तो दोनों गैंग के बीच पूरी जंग छिड़ सकती है। इसलिए वह मैक को आदेश देता है कि वह तुरंत हरकत में आए और किसी भी कीमत पर इस मामले को बड़ा होने से रोके। दुनिया के दूसरे कोने में एक कैदी को हांगकांग की जेल में ट्रांसफर किया जा रहा होता है। रास्ते में वह चुपके से हान को पो की मौत की खबर देता है। हान उसका बड़ा भाई होता है। जैसे ही हान को अपने भाई की मौत का पता चलता है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह तुरंत उठता है और आसपास मौजूद हर गार्ड की जमकर धुनाई शुरू कर देता है। लेकिन कुछ ही देर में दंगा नियंत्रण टीम वहां पहुंच जाती है और कई लोग मिलकर आखिरकार हान को काबू में कर लेते हैं। गार्ड उसे पकड़कर एक कमरे में ले जाते हैं, फिर उसके हाथ पैर रस्सी से बांधकर उसे छत की तरफ लटका देते हैं। लेकिन गार्डों को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उन्होंने हान को ठीक उसी जगह पहुंचा दिया है जहां वह जाना चाहता था। रस्सियों से बंधा होने के बावजूद हान अपने शरीर के वजन और झूले जैसी गति का इस्तेमाल करता है और कमरे में मौजूद एक एक गार्ड को धड़ाम से नीचे गिरा देता है। इसके बाद वह दरवाजे के बाहर खड़े गार्ड को भी अचानक पकड़ लेता है और उसे दरवाजा खोलने पर मजबूर कर देता है। फिर हान एक जोकर की पोशाक चुरा लेता है और ऐसे आराम से जेल के अंदर चलने लगता है जैसे वह वहां का कोई कर्मचारी हो। लेकिन उसकी यह चाल लगभग उसी वक्त फेल होने वाली होती है जब किसी को बेहोश पड़े गार्ड दिखाई दे जाते हैं। हान तब तक जेल के मुख्य गेट तक पहुंच चुका होता है। एक गार्ड उसे रोकता है और उससे सट्टे में पैसे लगाने की बात पूछता है, लेकिन हैरानी की बात तो यह होती है कि वह हान से अपने लिए भी एक बेट लगाने को कह देता है। इसी बीच जेल का अलार्म बजना शुरू हो जाता है। एक और गार्ड हान के पीछे दौड़ता हुआ आता है। हान को लगता है कि अब उसकी पहचान खुल जाएगी, लेकिन वह गार्ड उसे पकड़ने के बजाय उसे सट्टे के लिए और पैसे थमा देता है। हान बिना कुछ कहे वहां से निकल जाता है, इससे पहले कि किसी को समझ आए कि हुआ क्या है। एक कैदी जेल से फरार हो चुका था। उधर अमेरिका में आइजैक एयरपोर्ट पहुंचता है, जहां उसे चू से मिलना होता है। मैक कुछ देर मेटल डिटेक्टर पर रुक जाता है। इसी बीच आइजैक चू को फूल देता है और पो की मौत पर अपनी संवेदना जताता है, लेकिन चू को इस हमदर्दी पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। वह सीधे पूछता है, क्या ये फूल सच में दुख की वजह से है? आइजैक को मजबूर होकर साफ साफ कहना पड़ता है कि उसके संगठन में किसी ने भी पो को नहीं मारा। चू उसकी बात मानता हुआ दिखाई देता है और कहता है कि दोनों के बीच जो बिजनेस डील चल रही
रही थी वह पहले की तरह जारी रहेगी, लेकिन दोनों के बीच तनाव साफ नजर आ रहा होता है। मुलाकात खत्म होते ही चू उन फूलों को उठाकर एक तरफ फेंक देता है। आइजैक को भी खतरे का अंदाजा हो चुका होता है, इसलिए वो मैक को आदेश देता है कि उसके पूरे परिवार की 24 घंटे सुरक्षा की जाए। इस सुरक्षा में आइजैक की बेटी ट्रिश भी शामिल होती है। ट्रिश सर्पेंटाइन फायर नाम की कपड़ों की दुकान चलाती है और अपने खाली समय में आसपास के बच्चों के साथ डांस करना पसंद करती है। जब वह खरीदारी के लिए बाहर जाने की तैयारी करती है, तभी मॉरिस वहां पहुंचता है। वह उसे बताता है कि उसे ट्रिश के साथ सुरक्षा के लिए जाना है, लेकिन ट्रिश इस पूरे इंतजाम से बिल्कुल खुश नहीं होती और उसे अपने साथ चलने में कोई दिलचस्पी नहीं होती। लेकिन मॉरिस उसे समझाता है कि उसके पिता का आदेश है, इसलिए उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मजबूरी में ट्रिश उसकी कार में बैठ जाती है। उधर शहर के दूसरे हिस्से में कैल्विन की बार्बर शॉप पर एक पैकेट पहुंचता है। कैल्विन मजाक मजाक में अपने ग्राहक हेरोल्ड से कहता है कि वही पैकेट खोल दे, लेकिन जैसे ही हेरोल्ड डिब्बा खोलता है, अचानक उसमें जोरदार धमाका होता है। एक पल में पूरी दुकान आग के गोले में बदल जाती है और दोनों की वही मौत हो जाती है। अब पूरे शहर में हिंसा तेजी से फैल रही थी। इसी बीच हान अमेरिका पहुंच जाता है। पूरे स्वैग के साथ वह सीधे एक हार्डवेयर स्टोर में जाता है और कई तरह के औजार खरीद लेता है। अब उसके सामने अगली परेशानी होती है। उसे वह पता ढूंढना था जो उसे दिया गया था, लेकिन जब एक टैक्सी ड्राइवर उसके सवालों का जवाब देने के बजाय उल्टा झल्लाने लगता है, तो हान फैसला करता है कि टैक्सी अब हमेशा के लिए उसकी ही है। उधर ट्रिश एक स्टोर में एल्बम खरीद रही होती है और मॉरिस वहां बज रहे म्यूजिक में इतना खो जाता है कि उसे आसपास की कोई खबर ही नहीं रहती। बस फिर क्या था, ट्रिश चुपके से स्टोर से बाहर निकल जाती है। मॉरिस को इसका पता तब चलता है जब वह अपने डांस मूव्स में ही उलझ जाता है। वह घबराकर ट्रिश को पूरे स्टोर में ढूंढने लगता है। उधर हान टैक्सी को किसी तरह हॉट वायर करके स्टार्ट कर देता है। तभी ट्रिश पीछे आकर उसी टैक्सी में बैठ जाती है। हान उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह कोई टैक्सी ड्राइवर नहीं है, लेकिन ट्रिश उसे ड्राइव करने के बदले $50 देने की बात कह देती है। हान थोड़ा रुकता है, फिर बाहर मॉरिस को इधर उधर भागते हुए देखता है और तुरंत पैसे लेकर ड्राइव करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन हान की हांगकांग स्टाइल ड्राइविंग ट्रिश की हालत खराब कर देती है। ऊपर से उसे टैक्सी के किराए का जरा भी अंदाजा नहीं होता। अब ट्रिश को पक्का यकीन हो जाता है कि अकबर नाम का यह टैक्सी ड्राइवर असल में टैक्सी ड्राइवर है ही नहीं। ट्रिश हंसते हुए उससे पूछती है, क्या वह अपने सिर से लकड़ी का बोर्ड तोड़ सकता है? हान बिना किसी झिझक के कहता है, बिल्कुल। ट्रिश उसे देखकर कहती है कि यह तो उसे खुद देखना पड़ेगा। वह मजाक में कहती है कि हान काफी खतरनाक आदमी लगता है। हान भी पलटकर पूछता है, डर गई? ट्रिश बिना डरे जवाब देती है, नहीं, मैंने तुमसे कहीं ज्यादा खतरनाक लोगों को देखा है। हान भी उसी अंदाज में जवाब देता है। वह ट्रिश के $50 वापस कर देता है और उसे जाने देता है। दोनों को एक दूसरे का नाम तक पता नहीं चलता। उधर गोल्फ कोर्स में आइजैक की मुलाकात बड़े बिजनेसमैन रॉथ से होती है। रॉथ शहर में एक बड़ी NFL टीम लाने की योजना बना रहा होता है, लेकिन इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए आइजैक और चू को समुद्र के किनारे मौजूद कई जमीनों के कागजात हासिल करने होंगे। रॉथ आइजैक को गोल्फ खेलने का तरीका समझाने के बाद साफ कर देता है, अगर उन जमीनों के कागजात हासिल नहीं हुए तो पूरा प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा और इस डील से जुड़े हर इंसान को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। उधर ट्रिश वापस सर्पेंटाइन फायर पहुंचती है। वहां वो देखती है कि उसका भाई कॉलिन उसके ऑफिस में बैठा हुआ है। कॉलिन फोन पर आइजैक से बात कर रहा होता है। बातों से पता चलता है कि मौत वाले दिन पो ने खुद कॉलिन को फोन किया था और नाइट क्लब में मिलने के लिए बुलाया था। तभी ट्रिश वहां पहुंच जाती है और उनकी बातचीत वहीं रुक जाती है। आइजैक और कॉलिन बाद में बात जारी रखने का फैसला करते हैं। अब कॉलिन को अपनी बहन के गुस्से का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वह बार बार उसकी दुकान को अपने गुप्त कामों के लिए इस्तेमाल कर रहा था। दोनों भाई बहन के बीच जमकर बहस होती है, लेकिन कुछ देर बाद गुस्सा शांत हो जाता है और दोनों फिर से एक दूसरे के साथ ठीक हो जाते हैं। उन्हें याद आता है कि आखिर वे भाई बहन हैं और एक दूसरे की कितनी परवाह करते हैं। उधर हान अपने खरीदे हुए औजारों की मदद से पो के अपार्टमेंट में घुस जाता है। अंदर उसके भाई की पुरानी तस्वीरें देखकर हान कुछ देर के लिए अतीत में खो जाता है। तभी उसकी नजर एक पुराने पिचके हुए बास्केटबॉल पर पड़ती है। उसे याद आता है कि कई साल पहले दोनों भाई समुद्र में फंस गए थे। तैरते हुए किनारे तक पहुंचने के लिए उन्होंने इसी गेंद का सहारा लिया था। वह छोटी सी गेंद सिर्फ एक सामान नहीं थी, बल्कि दोनों भाइयों के बीच की पुरानी यादों की आखिरी निशानी थी। उस पुराने बास्केटबॉल को देखकर हान का दर्द और भी बढ़ जाता है। लेकिन पो के पूरे अपार्टमेंट को छान मारने के बाद भी उसे ऐसा कोई सुराग नहीं मिलता जिससे पता चल सके कि उसके भाई को किसने मारा। आखिर में उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। वह पो के फोन से किए गए आखिरी नंबर पर दोबारा कॉल करता है
और यह कॉल सीधे सर्पेंटाइन फायर तक पहुंचती है। उधर एक रेस्टोरेंट में मैक मॉरिस के साथ ट्रिश की टेबल तक पहुंचता है। मैक उसे देखते ही अपने दबंग अंदाज में बात शुरू करता है, लेकिन जल्द ही दोनों की बातचीत एक तरह की ईगो की लड़ाई बन जाती है। मैक बार बार अपना रुतबा और बढ़ती ताकत दिखाता है। जब ट्रिश वहां से जाने की कोशिश करती है तो मैक उसका रास्ता रोक देता है। वह उसे धमकाते हुए कहता है कि उसे ज्यादा आज्ञाकारी होना चाहिए। इसके बाद वह मॉरिस को भी थप्पड़ मार देता है, क्योंकि उसे लगता है कि मॉरिस जरूरत से ज्यादा मस्खरी कर रहा है और मॉरिस भी अपनी हरकतों से उसकी बात सही साबित कर देता है। वह मैक की दबंग स्टाइल की नकल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हरकत देखकर माहौल और भी अजीब हो जाता है। उधर आइजैक अपने ऑफिस में कॉलिन से पो की मौत से पहले की आखिरी गतिविधियों के बारे में पूछता है। आखिरकार कॉलिन सच बता देता है। वह बताता है कि पो ने मरने से पहले उसे फोन किया था और नाइट क्लब में मिलने के लिए बुलाया था। पो चाहता था कि दोनों परिवारों के बीच चल रही दुश्मनी को खत्म करने का कोई रास्ता निकाला जाए। यह सुनकर आइजैक भड़क जाता है। उसे गुस्सा आता है कि कॉलिन ने इतनी जरूरी बात उससे छिपाई क्यों। लेकिन कॉलिन भी पहली बार अपने पिता के सामने खुलकर बोलता है। वह कहता है कि वह अब बच्चा नहीं है और हर बार उसे बेकार समझकर अलग रखना उसे पसंद नहीं। वह खुद को साबित करना चाहता है। आइजैक उसकी नाराजगी समझता है, लेकिन उसे भरोसा दिलाता है कि अब ज्यादा समय तक उसे इस दुनिया में रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही वाटरफ्रंट प्रॉपर्टी की डील पूरी होगी उनका परिवार अपराध की दुनिया छोड़कर एक कानूनी बिजनेस में चला जाएगा और तब कॉलिन को भी इन गैरकानूनी कामों में शामिल नहीं होना पड़ेगा। बातचीत आखिरकार शांत हो जाती है, लेकिन कमरे से निकलते समय कॉलिन मैक को एक शक भरी नजर से देखता है। कुछ ही देर बाद मैक वहां आता है। उसके हाथ में एक अखबार होता है जिसमें कैल्विन की बार्बर शॉप में हुए धमाके की खबर छपी होती है। आइजैक के एक और करीबी आदमी की मौत हो चुकी थी। मैक चुपचाप उसे कुछ समय अकेला छोड़कर बाहर निकल जाता है। उधर हानपो के आखिरी फोन कॉल का पीछा करते हुए सर्पेंटाइन फायर पहुंच जाता है। वह एक टैक्सी की पिछली सीट से ट्रिश को देखता है, जो अपनी स्पोर्ट्स कार में बैठकर घर के लिए निकल रही होती है। हान टैक्सी ड्राइवर से कहता है कि वह उसका थोड़ा पीछा करे। टैक्सी उसका पीछा करते हुए ट्रिश के घर तक पहुंच जाती है। इसके बाद हान बिना किसी झिझक के उसके घर के अंदर चला जाता है, जैसे वह वहीं का कोई आदमी हो। ट्रिश उसे देखकर बुरी तरह घबरा जाती है, लेकिन हान सीधे मुद्दे पर आता है। वह पूछता है कि उसके मर चुके भाई पो ने उसकी दुकान पर फोन क्यों किया था। ट्रिश को जासूसी जैसी बातों से कोई खास परहेज नहीं होता। वह तुरंत बताने लगती है कि पो शायद किस किस से संपर्क करना चाहता होगा, जिसमें उसका भाई कॉलिन भी शामिल है। वह बताती है कि पो कभी कभी दुकान से फोन करता था, खासकर तब जब वह खुद वहां मौजूद नहीं होती थी। हान और ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मॉरिस अपने कुछ आदमियों के साथ वहां पहुंच जाता है। ट्रिश तुरंत हान से कहती है कि वह खिड़की से भाग जाए, लेकिन हान को पीछे से निकलने में कोई दिलचस्पी नहीं होती। वह उल्टा सामने वाले दरवाजे से निकलने का फैसला करता है और खुद को एक डिम सम डिलीवरी बॉय के रूप में छिपा लेता है। मॉरिस को उस पर शक तो होता है, लेकिन हान लगभग वहां से निकल ही जाता है। तभी मॉरिस अपनी जासूसी वाली अकल लगाता है और उसे समझ आता है कि अगर ये डिम सम डिलीवरी है तो फिर डिम सम है कहाँ। बस फिर क्या था, मॉरिस और उसके आदमी हान के पीछे दौड़ पड़ते हैं। हान तुरंत एक गुंडे को नीचे गिराता है और मॉरिस को जोरदार किक मारकर पीछे हटा देता है। तभी दूसरा आदमी बेसबॉल बैट लेकर उस पर हमला करता है। हान लगातार किक्स मारकर उसे भी रोक देता है। फिर सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हुए वह ऐसे खतरनाक मूव्स करता है कि सामने वाले संभल तक नहीं पाते। हान वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन मॉरिस और उसके आदमी पीछा नहीं छोड़ते। अब लड़ाई घर से निकलकर गली तक पहुंच जाती है। हान एक आदमी को उसी की बेल्ट से बांध देता है। मॉरिस की बंदूक छीन लेता है, उसे कूड़ेदान में फेंक देता है और फिर एक दूसरी गाड़ी लेकर वहां से फरार हो जाता है। उधर हान धीरे धीरे अपने भाई की मौत की सच्चाई के करीब पहुंच रहा था। वहीं चू दूसरे चीनी क्राइम बॉसों के साथ बैठक करता है। वे सभी काले गैंग के हाथों हुए नुकसान से गुस्से में होते हैं। वे अपनी ताकत दिखाकर दुश्मनों को कुचल देना चाहते हैं, लेकिन चू उन्हें शांत रहने के लिए कहता है, क्योंकि उनका बड़ा बिजनेस समझौता दांव पर लगा है और खुली गैंगवार शुरू हुई तो पूरी डील बर्बाद हो सकती है। कुछ ही समय बाद पो का अंतिम संस्कार होता है। पूरे संगठन के कई गैंग सदस्य उसे आखिरी विदाई देने पहुंचते हैं। तभी काई की नजर दूर खड़े हान पर पड़ती है। वह तुरंत चू को इसकी खबर देता है।
हान धीरे धीरे अपने भाई के ताबूत के पास पहुंचता है और वहां वही पुराना बास्केटबॉल रख देता है जिसने कभी दोनों भाइयों की जान बचाई थी। इसके बाद हान पहली बार अपने पिता चू के सामने खड़ा होता है, लेकिन चू को अपने बेटे की जेल से भागने की कहानी ज्यादा जाननी होती है। वहीं हान के लिए इन सब बातों का कोई मतलब नहीं था, उसे सिर्फ एक चीज चाहिए थी, अपने भाई के कातिल का नाम। चू बताता है कि हान ने असल में जेल इसलिए जाने का फैसला किया था ताकि वह और पो अमेरिका भागकर नई जिंदगी शुरू कर सके। लेकिन हान अब पुराने बलिदानों को याद करके भावुक होने के मूड में नहीं था। उसके दिल में सिर्फ एक चीज बची थी, बदला। चू हान को साफ साफ आदेश देता है कि वह काई पर भरोसा करे और इस मामले की जांच से दूर रहे। लेकिन हान किसी की बात सुनने के लिए अमेरिका नहीं आया था, वह वहां अपने भाई के कातिल को ढूंढने आया था। इसलिए वह बिना कुछ कहे वहां से निकल जाता है और फैसला कर लेता है कि अब वह इस मामले को खुद अपने तरीके से सुलझाएगा। जाने से पहले हान काई से मिलने पहुंचता है जो उस वक्त ट्रेनिंग कर रहा होता है। काई उसे समझाता है कि दोनों परिवारों के पास वाटर फ्रंट की लगभग आधी आधी जमीन है और इसी जमीन की लड़ाई अब दोनों परिवारों को गैंगवार की तरफ धकेल रही है। लेकिन बातचीत ज्यादा देर शांत नहीं रहती। दोनों के बीच अचानक मार्शल आर्ट्स की भिड़ंत शुरू हो जाती है। काफी देर तक दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर देते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई भी आसानी से हारने वाला नहीं है। लेकिन आखिर में हान एक ऐसी चाल चलता है जिससे काई भी हैरान रह जाता है। हान ने लड़ाई के दौरान चुपके से काई का चश्मा ही चुरा लिया था और काई को इसकी भनक तक नहीं लगी। उधर हान फिर से ट्रिश के सामने पहुंच जाता है। इस बार वह उसे एक लिमोजन से आइसक्रीम खरीदते हुए देखता है। दोनों के बीच हल्की फुल्की छेड़छाड़ शुरू हो जाती है, लेकिन उनकी इस छोटी सी मुलाकात पर मैक की नजर पड़ जाती है। वह पास ही फुटबॉल खेल रहा होता है। मैक तुरंत वहां आता है और दोनों से पूछताछ शुरू कर देता है। हान अब भी अपनी नकली पहचान अकबर के नाम से ही बात करता है, लेकिन मॉरिस और बाकी खिलाड़ी उसे पहचान लेते हैं। वे जानते हैं कि यही वही आदमी है जिसने पहले गली में उनकी धुनाई की थी। फिर भी वे चुप रहते हैं। मैक हान को फुटबॉल खेलने के लिए अपने साथ बुला लेता है, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है। मैक जानबूझकर हान को गलत सलाह देता है और मॉरिस को मौका मिल जाता है। मॉरिस इतनी जोरदार टक्कर मारता है कि हान हवा में उछलकर दूर जा गिरता है। इसके बाद पूरी टीम उस पर टूट पड़ती है। मॉरिस इसे पिछली लड़ाई का बदला बताता है। मैक ऊपर से हान की तारीफ करने का नाटक करता है और उसे फिर से एक और गलत गेम प्लान दे देता है। इस बार हान को खिलाड़ी हवा में ऐसे घुमा देते हैं जैसे कोई खिलौना हो, लेकिन अब हान का सब्र खत्म हो चुका था। अगले ही खेल में वह अपने कुंग फू और किक्स का इस्तेमाल शुरू कर देता है। कुछ ही सेकंड में पूरा मैदान उसके सामने पड़े खिलाड़ियों से भर जाता है। हान बच्चों के साथ हाई फाइव करता है। ट्रिश भी उसकी इस हरकत से काफी प्रभावित होती है और आखिरकार हान को मौका मिल जाता है कि वह ट्रिश को अपना पता दे सके। उधर उसी रात कॉलिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा होता है। दोनों नशे में अपनी परेशानियों की बातें कर रहे होते हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है, लेकिन बाहर आया इंसान बातचीत करने नहीं आया था। कुछ ही पलों में कॉलिन और उसकी गर्लफ्रेंड को खिड़की से बाहर फेंक दिया जाता है और दोनों नीचे पानी में जा गिरते हैं। अगले दिन पुलिस को पानी से कॉलिन की लाश मिलती है। आइजैक ट्रिश को उसके भाई की लाश देखने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रिश पीछे हटने वाली नहीं होती। वह अपने भाई को आखिरी बार देखती है और फिर अपने पिता पर फट पड़ती है। वह कहती है कि उसके अपराधों की वजह से कॉलिन भी इस दुनिया में फंस गया और आखिरकार उसकी जान चली गई। ट्रिश गुस्से में वहां से चली जाती है। आइजैक पूरी तरह टूट जाता है। उस वक्त उसके पास सिर्फ मैक होता है जो उसे संभालने की कोशिश करता है। उधर हान वापस पो के अपार्टमेंट पहुंचता है, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। दरवाजा टूटा हुआ था और पूरा घर किसी ने बुरी तरह खंगाल रखा था। हान मलबे के बीच सुराग ढूंढने लगता है। तभी उसे पो की एक तस्वीर मिलती है जिसमें पो एक महिला और एक कार के साथ खड़ा होता है। हान को तुरंत कार की चाबी याद आती है। वह उसे ढूंढता है और कुछ ही देर में उसे चाबी मिल जाती है। इसके बाद वह गैरेज में पहुंचता है जहां पो की वही कन्वर्टिबल कार खड़ी होती है जो नाइट क्लब वाली रात इस्तेमाल हुई थी। हान कार को देखता है। उसके अंदर से एक चश्मा अपने पास रख लेता है और तभी उसे एक अजीब सी छड़ी दिखाई देती है। उसके ऊपर कुछ अजीब सजावट लगी होती है और उसके अंदर एक संदिग्ध सफेद पाउडर छिपा होता है, लेकिन असली सुराग कहीं और था। कार के अंदर छिपी एक जगह से उसे कुछ पतों वाली एक पर्ची मिलती है। हान पर्ची लेकर वापस ऊपर आता है, लेकिन वहां ट्रिश उसका इंतजार कर रही होती है। हान उसके चेहरे को देखते ही समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। ट्रिश उसे कॉलिन की मौत के बारे में बताती है। वह अपने भाई को खोने का दर्द खुलकर उसके सामने रख देती है। अब वह और चुप बैठकर लोगों को मरते हुए नहीं देखना चाहती। शहर में एक के बाद एक लाशें गिर रही थीं और ट्रिश अब इस पूरे मामले की सच्चाई जानना चाहती थी। वह हान से कहती है कि वह उसकी मदद करना चाहती है क्योंकि इन सभी मौतों के पीछे जरूर कोई एक कड़ी छिपी हुई है। अब हान अकेला नहीं था। रोमियो और जूलियट की यह अजीब जोड़ी पो की पर्ची पर लिखे पहले पते की तरफ निकल पड़ती है। वह जगह भी एक वाटर फ्रंट प्रॉपर्टी होती है
जैसे ही दोनों अंदर पहुंचते हैं उनके सामने खौफनाक नजारा होता है। पूरी बिल्डिंग में जगह जगह लाशें पड़ी होती हैं। ट्रिश डर के मारे लगभग आंखें बंद कर लेती है, जबकि हान आसपास का जायजा लेने लगता है। उसे जल्द ही एहसास हो जाता है कि कातिल ज्यादा दूर नहीं गए हैं। तभी बाहर से मोटरसाइकिलों की आवाज सुनाई देती है। हान तुरंत बाहर की तरफ दौड़ता है, लेकिन वहां से भाग रहे बाइक सवार अचानक रुकते हैं और नए गवाहों यानी हान और ट्रिश पर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। हान और ट्रिश किसी तरह गोलियों से बचते हैं और तुरंत वापस कार में कूद जाते हैं। हान बिना समय गंवाए गाड़ी तेज रफ्तार से दौड़ा देता है। पीछे मोटरसाइकिल सवार लगातार उनका पीछा कर रहे होते हैं। चारों तरफ से गोलियां चल रही होती हैं और कुछ ही सेकंड में कार गोलियों से छलनी होने लगती है, लेकिन हान की जबरदस्त ड्राइविंग दोनों की जान बचाए रखती है। मौका मिलते ही हान एक हमलावर का हथियार छीन लेता है और बाइक सवार को पास से गुजर रहे एक टेस्ला ट्रक से भिड़ा देता है। एक दुश्मन रास्ते से हट चुका था। अब हान गाड़ी घुमाता है और भागने के बजाय खुद उनका पीछा करना शुरू कर देता है। वह बाकी बची मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मारता है। बाइक सड़क पर जा गिरती है और अब पीछा करने वाली लड़ाई आमने सामने की हाथापाई में बदल जाती है। लेकिन आखिरी हमलावर को देखकर हान रुक जाता है। वह एक चीनी महिला गैंगस्टर होती है। हान किसी महिला पर सीधे हाथ उठाना नहीं चाहता, इसलिए वह ट्रिश को ही अपने साथ लड़ाई में उतार देता है। अब दोनों मिलकर एक अजीब लेकिन जबरदस्त डांस जैसी फाइट शुरू कर देते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ तालमेल बनाकर उस महिला पर हमला करते हैं और आखिरकार उसे काबू में कर लेते हैं। जान बचाने के बाद हान सीधे अपने पिता चू के पास पहुंचता है। वह उससे जवाब मांगता है, लेकिन चू कहता है कि उसे इस हमले के बारे में कुछ नहीं पता। उसका शक आईजैक पर होता है। वह कहता है कि शायद आईजैक ने बाहर के चीनी गैंगस्टरों को वाटरफ्रंट की प्रॉपर्टीज पर हमला करने के लिए भेजा है। हान को यकीन नहीं होता कि उसका अपना पिता भी उसकी मदद नहीं कर रहा। वह वहां से जाने लगता है। तभी चू उसे एक और चेतावनी देता है। वह कहता है कि हो सकता है ट्रिश खुद हान का इस्तेमाल कर रही हो। दूसरी तरफ मैक एक केकड़ा पकड़ने वाले मछुआरे को उसकी जमीन का कागज देने के लिए मजबूर कर रहा होता है। मछुआरा साफ मना कर देता है, लेकिन मैक उसे समझाने के बजाय उसका सिर सीधे केकड़ों के ढेर में घुसा देता है। आखिरकार मछुआरा डरकर हार मान जाता है। मैक उसे तुरंत कागज लाने का आदेश देता है। मछुआरा वहां से जाते हुए बस इतना कहता है कि मैक पूरी तरह पागल है। उधर बंदरगाह पर काई अपने आदमियों के साथ एक बार्ज तक पहुंचता है। अंदर पहले से ही कुछ चीनी गैंगस्टर मौजूद होते हैं। काई उन्हें चेतावनी देता है कि शायद जल्द ही उन पर हमला हो सकता है। गैंगस्टर उससे पूछते हैं कि खतरा आखिर किससे है, लेकिन काई जवाब देने के बजाय सीधे उनके सरगना को गोली मार देता है। अब सच्चाई सामने आ चुकी थी। चीनी गैंग के ठिकानों को खत्म करने वाला कोई और नहीं, खुद काई था। जिस बिल्डिंग की जांच हान और ट्रिश ने की थी, उस हमले के पीछे भी काई का ही हाथ था। काई पूरे बार्ज को उड़ा देता है और वापस चू के पास जाकर बताता है कि काम पूरा हो गया। इसके बाद चू एक मीट लेकर जाने वाले ट्रक के पास पहुंचता है। वहां बाकी बचे चीनी गैंग के सरगनाओं को बांधकर रखा गया होता है और अब एक और खतरनाक सच्चाई सामने आती है। चू अपने ही साथियों को खत्म कर रहा था ताकि उनकी जमीन और प्रॉपर्टीज पर अकेले कब्जा कर सके। इसी बीच रॉथ का फोन आता है। दोनों कुछ घुमा फिरा कर बात करते हैं, लेकिन आखिर में रॉथ चू पर दबाव डालता है कि बाकी बचे जमीन के कागजात जल्द से जल्द हासिल किए जाएं। उधर ट्रिश के अपार्टमेंट में आईजैक अपनी बेटी को जगाता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि अपनी कार से दूर बैठा सब कुछ देख रहा है। रास्ते में आईजैक ट्रिश को समझाता है कि वह हान से दूर रहे और परिवार के घर में सुरक्षित रहे, लेकिन अब ट्रिश के सब्र का बांध टूट चुका था। वह सीधे अपने पिता से पूछती है, क्या तुमने हान के भाई पो को मरवाया था? आईजैक साफ इनकार कर देता है। वह कहता है कि पो की मौत में उसका कोई हाथ नहीं था। घर पहुंचने के बाद मॉरिस और उसके आदमी अपनी हरकतों से परेशान कर रहे होते हैं। ट्रिश उनसे बचकर अपने बचपन वाले कमरे में चली जाती है। कमरे में बचपन की पुरानी यादों के बीच वह काफी देर तक उदास बैठी रहती है। तभी आईजैक उसके पास आता है। दोनों पुराने दिनों को याद करते हैं जब उनका परिवार खुश हुआ करता था। ट्रिश अपने पिता से कहती है कि उसे वह पुराना परिवार बहुत याद आता है। आईजैक भी भावुक हो जाता है। वह अपनी बेटी से दिल की बात करता है और उससे कहता है कि जब तक खतरा खत्म नहीं हो जाता वह यहीं सुरक्षित रहे। लेकिन तभी मैक आकर रॉथ का फोन जोड़ देता है। रॉथ उस दिन होने वाली मीटिंग में जमीन के कागजात की पुष्टि चाहता है। आईजैक भरोसा दिलाता है कि सब कुछ तैयार है। फिर वो मैक से पूछता है कि सिल्क के नाइट क्लब का कागज भी तैयार रहेगा या नहीं। मैक भरोसा दिलाता है कि वह भी तैयार होगा। ट्रिश चुपचाप यह पूरी बातचीत सुन लेती है। तभी अचानक खिड़की पर हान दिखाई देता है और उसे देखकर ट्रिश चौंक जाती है। दोनों फिर से एक दूसरे के साथ हल्की छेड़छाड़ करने लगते हैं, लेकिन तभी आईजैक पास ही होता है। हान जल्दी से दरवाजे के पीछे छिप जाता है। आईजैक कुछ देर बात करने के बाद वहां से चला जाता है, लेकिन अचानक वह वापस आ जाता है और नीचे रखी पिज्जा की बात करने लगता है। हान को फिर से छिपना पड़ता है। कुछ देर बाद मॉरिस पिज्जा लेकर ऊपर आता है, लेकिन तब तक
ट्रिश वहाँ से गायब हो चुकी होती है। वह पहले ही हान की कार में बैठ चुकी होती है। हान उसे बताता है कि पो की पर्ची पर लिखे लगभग सभी पते या तो खाली पड़े हैं या पूरी तरह तबाह किए जा चुके हैं। सिर्फ एक जगह अभी भी बची है, वही नाइट क्लब। दोनों वहां जाने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन अंदर जाने से पहले ट्रिश हान को गैंगस्टरों की टोपी वाली संस्कृति के बारे में बताती है और मजाक में उसे एक जोकर वाली टोपी पहना देती है। ट्रिश की पहचान की वजह से दोनों क्लब के अंदर पहुंच तो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं पूरे क्लब की नजरें उन्हीं दोनों पर टिक जाती हैं और उन नजरों में दोस्ती नहीं, खुली दुश्मनी नजर आ रही थी। ज्यादा शक न हो इसलिए हान और ट्रिश भीड़ के बीच डांस करने लगते हैं। दोनों ऐसे दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे वे बस पार्टी करने आए हों, लेकिन ऑफिस में बैठे डीएमएक्स और उसका एक आदमी ट्रिश को डांस करते हुए देख लेते हैं। कुछ देर बाद वे दोनों को अंदर बुला लेते हैं। डीएमएक्स उन्हें बताता है कि आईजैक लगातार वाटरफ्रंट की जमीनें अपने कब्जे में ले रहा है, लेकिन वह साफ कर देता है कि उसका क्लब वह किसी भी कीमत पर नहीं देगा। तभी दरवाजा खुलता है और मैक अपने हथियारबंद आदमियों के साथ वहां पहुंच जाता है। वह ट्रिश पर बंदूक तान देता है, फिर क्लब के कागजात हासिल करने के लिए डीएमएक्स को गोली मार देता है। हान भी कुछ कर पाता, उससे पहले ही उसे पीछे से हमला करके बेहोश कर दिया जाता है। जब हान को होश आता है तो वह बंधा हुआ होता है। उसके सामने मॉरिस खड़ा होता है और हमेशा की तरह अपनी लंबी चौड़ी बातें करने में लगा होता है। हान उसे चेतावनी देता है कि अगर जान प्यारी है तो उसे अभी छोड़ दे, लेकिन मॉरिस और उसके आदमी हंसने लगते हैं। मॉरिस अकड़ कर कहता है, एक आखिरी मजाक के बाद तुम्हारा खेल खत्म। लेकिन हान के लिए यह काफी था। वह अचानक टेबल पर जोरदार किक मारता है और पूरी टेबल सीधी मॉरिस से जा टकराती है। इसके बाद वह अपनी कुर्सी का इस्तेमाल हथियार की तरह करता है और आसपास खड़े गुंडों को एक एक करके गिराना शुरू कर देता है। तभी कमरे में और गैंगस्टर घुस आते हैं, लेकिन हान अब पूरी तरह आजाद हो चुका था। वह एक के बाद एक सभी को अपने जबरदस्त मार्शल आर्ट्स मूव से धूल चटा देता है। गोलियां चलने लगती हैं, लेकिन हान किसी तरह वहां से निकल जाता है। गुंडे उसका पीछा करते हुए पूरी बिल्डिंग में फैल जाते हैं। तभी हान की नजर एक फायर हॉज पर पड़ती है। वह तुरंत उसे उठाता है और तेज दबाव वाले पानी से गुंडों को पीछे धकेल देता है। कुछ ही देर में पानी खत्म हो जाता है, लेकिन हान के हाथ में अभी भी होज था। वह खाली होज को ही एक भारी हथियार की तरह घुमाना शुरू कर देता है और एक एक करके हमलावरों को गिराता चला जाता है। तभी आखिरकार मॉरिस उसे पकड़ लेता है। अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए वह हान को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देता है। हान नीचे गिरने ही वाला होता है, लेकिन आखिरी पल में वह मॉरिस की टाई पकड़ लेता है। अब हान हवा में लटका हुआ था। वह मॉरिस से पूछता है, ट्रिश को कहाँ ले गए? मॉरिस जवाब देने से पहले ही हान उसे नीचे खींच लेता है और खुद को बचाने के लिए मॉरिस को ही नीचे गिरने का सहारा बना लेता है। उधर चू और रोथ अपनी डील पूरी करने के लिए मिलते हैं। जमीन के सारे कागजात ध्यान से जांचे जाते हैं। सब कुछ सही निकलता है और बदले में चू को भारी रकम मिलती है। चू इस सौदे से काफी खुश होकर वहां से निकलता है, लेकिन बाहर उसकी मुलाकात आईजैक से हो जाती है। चू कॉलिन की मौत पर संवेदना जताता है, लेकिन आईजैक उसके जवाब में एक ऐसा इशारा करता है जिसमें साफ धमकी छिपी होती है। इसके बाद आईजैक मीटिंग के अंदर चला जाता है। रोथ उसे 3 करोड़ 80 लाख डॉलर का चेक देता है, लेकिन आईजैक इस पैसे को देखकर खुश नहीं होता। वह बस इतना कहता है कि काश कॉलिन आज जिंदा होता और यह सब अपनी आंखों से देख पाता। अचानक आईजैक चेक लेने से ही इनकार कर देता है। इसके बजाय वह रोथ के सामने एक नया प्रस्ताव रखता है। वह चाहता है कि उसे सिर्फ पैसा न दिया जाए, बल्कि NFL प्रोजेक्ट में पार्टनर बनाया जाए। रोथ और उसके साथी यह सुनकर हैरान रह जाते हैं। वे एक तरफ जाकर इस प्रस्ताव पर चर्चा करने लगते हैं, लेकिन तभी मैक भी अपनी असली चाल सामने लाता है। वह आईजैक की पूरी संस्था पर कब्जा करने का ऐलान कर देता है और तभी उसके आदमी ट्रिश को पकड़कर वहां ले आते हैं। अब मैक पूरी साजिश सबके सामने खोल देता है। वह बताता है कि आईजैक अब उसके लिए सिर्फ एक पुराना बॉस था और वह उसकी छाया में रहकर थक चुका था। वह यह भी कबूल करता है कि कॉलिन की हत्या उसी ने करवाई थी, क्योंकि अगर कॉलिन जिंदा रहता तो उसकी पूरी योजना खराब हो सकती थी। यह सुनते ही आईजैक अपना आपा खो देता है। वह मैक पर झपटता है और उसका गला पकड़ लेता है, लेकिन मैक तुरंत गोली चला देता है। आईजैक घायल होकर पीछे गिर जाता है और अगले ही पल पूरे कमरे में गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। रोथ का एक आदमी मशीन नगन निकाल लेता है और माहौल इतना खतरनाक हो जाता है कि मैक को कुछ पल के लिए पीछे हटना पड़ता है। रोथ और उसके लोग वहां से निकलने लगते हैं। मैक उनके पीछे दौड़ पड़ता है, लेकिन इसी बीच आईजैक और ट्रिश एक दूसरे को देखते हैं और बिना कुछ कहे एक योजना बना लेते हैं। ट्रिश अचानक उसे पकड़कर खड़े आदमी को जोरदार कोहनी मारती है। आईजैक को बस इतना मौका चाहिए था। वह तुरंत कई गोलियां चलाता है और ट्रिश को पकड़ने वाले आदमी को वहीं गिरा देता है, लेकिन गोली लगने के कारण आईजैक खुद भी बुरी तरह घायल हो चुका था। वह वहीं गिर पड़ता है। उधर बिल्डिंग की छत पर मैक रोथ और उसके आदमियों तक पहुंच जाता है। वे हेलीकॉप्टर में बैठकर निकलने ही वाले होते हैं और अब मैक उन्हें भागने देने के मूड में बिल्कुल नहीं था। मैक हेलीकॉप्टर को उड़ते
देखकर अपनी दोनों बंदूकें निकाल लेता है और सीधे उस ब्रीफ केस पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है जिसमें जमीन के सारे कागजात रखे होते हैं। आखिरकार गोलियों की वजह से ब्रीफ केस हेलीकॉप्टर से नीचे गिर जाता है। रोथ तुरंत हेलीकॉप्टर नीचे उतारकर उसे वापस लेने की कोशिश करता है, लेकिन हालात ऐसे बनते हैं कि हेलीकॉप्टर को वहां से निकलना पड़ता है और नीचे गिरे कागजात वाला ब्रीफ केस मैक के हाथ लग जाता है। उसी वक्त हान वहां पहुंच जाता है। मैक के हाथ में कागजात देखकर हान उसे रोकता है। तभी मैक उसे असली सच्चाई बताता है। वह कहता है कि पो को चीनी गैंग के लोगों ने मारा था। हान का ध्यान भटकाने के बाद मैक अचानक बंदूक निकालता है और हान को निशाना बनाते हुए अपनी मशहूर लाइन बोलता है, सॉरी रोमियो, लेकिन अब तुम्हें मरना होगा। लेकिन मैक को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके पीछे ट्रिश खड़ी है। ट्रिश बिना एक पल गंवाए गोली चला देती है। मैक वहीं ढेर हो जाता है। फिर ट्रिश एक और गोली चलाकर उसका पूरा खेल हमेशा के लिए खत्म कर देती है। शहर का सबसे स्टाइलिश विलेन आखिरकार खत्म हो चुका था। हान और ट्रिश वापस नीचे पहुंचते हैं जहां आइजैक घायल हालत में पड़ा होता है। दोनों के बीच एक भावुक पल आता है। आइजैक ट्रिश से कहता है कि वो ठीक हो जाएगा क्योंकि एम्बुलेंस रास्ते में है। हान ट्रिश से कहता है कि वह अपने पिता के साथ रहे क्योंकि अब उसे अपने पिता के पास जाना था। उधर चू की हवेली में हान पहुंचता है। वहां उसका इंतजार काई कर रहा होता है। पीछे एक बड़ी आग जल रही होती है। अब आखिरकार काई अपना सबसे बड़ा राज खोल देता है। वही बताता है कि पो को उसी ने मारा था। उसके मुताबिक पो उनके पूरे प्लान के लिए मुसीबत बन चुका था। सच्चाई सामने आते ही दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। शुरुआत में हान का पलड़ा भारी दिखाई देता है, लेकिन काई जल्द ही माहौल का फायदा उठाना शुरू कर देता है। वह हान के हाथों को आग से भरे एक बर्तन में धकेल देता है। फिर उसके जले हुए हाथों को पकड़कर उसे जलती हुई बाड़ के पार फेंक देता है। लेकिन यही गलती काई को भारी पड़ती है। गिरने के बाद हान को कुछ कपड़े के टुकड़े मिल जाते हैं। वह उन्हें अपने जले हुए हाथों पर लपेटता है और फिर पूरी ताकत के साथ वापस खड़ा हो जाता है। अब हान के अंदर का जेट ली जाग चुका था। वह काई पर टूट पड़ता है, एक के बाद एक जबरदस्त वार करता है और देखते ही देखते काई को पूरी तरह हरा देता है। आखिर में हान हवा में ही ऐसा आखिरी हमला करता है कि काई की हालत खराब हो जाती है। पो के कातिल का अंत हो चुका था। इसके बाद हान अपने पिता के ऑफिस में पहुंचता है। वह चू से सीधा सवाल करता है, तुम अपने ही बेटे की कुर्बानी कैसे दे सकते थे? चू जवाब देता है कि पो को बचाया नहीं जा सकता था। वह उनके लिए एक बड़ी समस्या बन चुका था। लेकिन हान उसके इस बहाने को मानने से साफ इनकार कर देता है। वह कहता है, तुम्हें अपने बेटे के लिए इससे बेहतर करना चाहिए था। चू कुछ देर चुप रहता है, फिर अपनी रिवॉल्वर हान की तरफ बढ़ा देता है। वह कहता है कि अगर हान बदला पूरा करना चाहता है तो उसे गोली मार दे, लेकिन हान ऐसा करने से इनकार कर देता है। उसका बदला पूरा हो चुका था। पो के कातिल को वह पहले ही खत्म कर चुका था। अब चू को अपनी सारी गलतियों का बोझ खुद उठाना था। हान वहां से बाहर निकल जाता है, लेकिन चू अपने किए हुए कामों का सामना नहीं कर पाता। वह रिवॉल्वर उठाता है और अपनी जिंदगी का खुद अंत कर देता है। बाहर पुलिस हान को बिना रोक टोक वहां से जाने देती है। शायद अब उन्हें भी समझ आ चुका था कि इस पूरी कहानी में असली गुनहगार कौन थे। बाहर ट्रिश उसका इंतजार कर रही होती है। हान उसके पास पहुंचता है और दोनों साथ में वहां से निकल जाते हैं, एक ऐसी जोड़ी की तरह जिसे किस्मत ने अलग अलग दुनिया से उठाकर एक ही कहानी में ला खड़ा किया था। रोमियो और जूलियट की तरह दोनों साथ आगे बढ़ जाते हैं।